प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज जो है एक हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर नहीं, एक छोटा सा ये टॉपिक है, नाम है गति के नियम, डैट मीन्स लॉज ऑफ मोशन। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा टॉपिक नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गति के नियम जो है मुख्य रूप से न्यूटन साहब ने दिया था, और उन्होंने गति से रिलेटेड 3 नियम दिया था। न्यूटन के गति के प्रथम नियम, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम और न्यूटन के गति के तृतीय नियम। ये मुख्य रूप से 3 नियम ही आपको क्या करने हैं, पढ़ाई करने हैं। लेकिन ये जो नियम हैं, ये तीनों के तीनों नियम बल से संबंधित है। किससे संबंधित? फोर्स, यानी कि बल से संबंधित है। तो कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन प्रत्येक साल आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो न्यूटन के गति के नियम हैं उसको समझने से पहले हम लोग हल्का बल से रिलेटेड कंसेप्ट क्या करेंगे, समझेंगे कि आखिर बल क्या है, बल किसे कहते हैं। सीधा अगर आप लोगों ने पढ़ाई किया होगा तो साधारण भाषा में अगर बल क्या है ये अगर बताया जाए तो सीधा बोल सकते हैं धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। अगर आप किसी वस्तु को धक्का दे पा रहे हैं या उसको खींच पा रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि आप बल लगा रहे हैं। ठीक है, तो बल तो वह है, लेकिन अगर बल को और डिटेल में समझा जाए तो आप बोल सकते हैं कि विज्ञान में बल एक जो है परिचित शब्द है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विज्ञान के अंदर जो बल है शब्द जो है, फोर्स शब्द जो है, बहुत ही फेमस शब्द है। यदि एक बल किसी स्थिर वस्तु पर लगाया जाता है, अगर आप किसी भी स्थिर वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु गति में आ जाती है। सही बात है भाई साहब, वस्तु क्या होती है? गति में आ जाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई बॉल है, यहाँ पे इस समतल पे कोई बॉल रखा हुआ है। इस बॉल पर आप हल्का क्या करते हैं, इधर से फोर्स दे देते हैं, धक्का मार देते हैं, तो क्या होती है? गति में आ जाती है। यह किसी वस्तु को त्वरित तथा मंदित या उसकी गति की दिशा को परिवर्तित कर सकता है। सही बात है। बल लगा करके आप किसी भी वस्तु के त्वरण को बढ़ा सकते हैं, यानी कि आप जो उसका वेलोसिटी है उसमें चेंज ला सकते हैं। अगर 10 के स्पीड से कोई चीज़ चल रही है, उसमें आप अगर ज़्यादा बल लगा दें तो वो 15, 12, 20 के स्पीड से भी चल सकती है, तो त्वरण उसमें देखने को मिल सकता है। या फिर आप किसी वस्तु को जो है वस्तु पर बल लगा करके उसके वेलोसिटी को कम भी कर सकते हैं। जैसे कोई लड़का साइकिल से जा रहा है, कोई लड़का क्या है भाई साहब, साइकिल से जा रहा है। ठीक है, अब साइकिल से जा रहा है, उसका स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटे का। आप उसको पीछे से पकड़ के खींचेंगे तो उसका स्पीड क्या हो सकता है? कम हो सकता है, यानी कि मंदित हो सकता है, डी एक्सेलरेट हो सकता है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। गति बल लगा करके वेलोसिटी को बढ़ा सकते हैं, वेलोसिटी को कम कर सकते हैं, उसकी गति की दिशा को परिवर्तित कर सकता है। सही बात है। आप उसके दिशा को भी बदल सकते हैं। मान लीजिए कि कोई बॉल जो है ये इधर की दिशा में जा रही थी, आपने यहाँ तक बॉल को आने दिया और इधर से क्या कर दिया, बल लगा दिया, तो अब ये इधर की दिशा में चली जाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी दिशा को भी परिवर्तित यानी कि बदल सकते हैं। अतः बल जो है वस्तु के त्वरण का कारण है। सही बात है। वस्तु में अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो वो किसके कारण हो रहा है? बल के कारण। ठीक है, तो ये आप बल से रिलेटेड चीज़ें जो है याद रखेंगे। दूसरी बात याद रखेंगे कि बल जो है एक सदिश राशि है और बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं, कई बार हमने डिस्कशन भी किया होगा इसका, और क्वेश्चंस में भी डिस्कशन करेंगे। बल के प्रकार को समझते हैं, फिर हम लोग न्यूटन के गति के नियम जो लॉज है उसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। बल के प्रकार को अगर देखा जाए तो याद रखिएगा, मैकेनिक्स के अंदर जो है, यांत्रिकी में मूल रूप से आपको पता होना चाहिए कि 3 बलों पर विचार किया जा सकता है। कितने प्रकार के बल पर? तो 3 प्रकार के बल पर जो है विचार किया गया है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है आपका क्षेत्रीय बल, जिसको फील्ड फोर्सेज भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? तो ये वे बल हैं जिनमें 2 वस्तुओं के बीच संपर्क की आवश्यकता नहीं होती है। एक पिंड का भार इस वर्ग में आता है। ये ऐसा बल है, जनरली जो हम बल लगाते हैं तो जैसे कोई बॉक्स रखा हुआ है, इसको अगर धक्का देना है
तो हमें इसके संपर्क में आना होगा, हमें इसे टच करना होगा, टच करेंगे और तब बल लगाएंगे, तभी ये बॉक्स यहाँ से खिसक के यहाँ आ सकता है। लेकिन क्षेत्र बल फील्ड फोर्स ऐसे होते हैं जिसमें संपर्क यानी कि टच करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये इसका जो जनरली अध्यारोपण होता है वो वेट के कारण होता है, W बराबर mg। कौन सी? W बराबर mg। जैसे भाई साहब बिना छुए कोई भी वस्तु किसी को आप देखते होंगे कई बार की खींच लेती है। कैसे सर? तो आपको पता होगा कि पृथ्वी के सेंटर में गुरुत्वाकर्षण बल है। अगर यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है तो उस पर भी ये गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के सेंटर की ओर लगता रहता है और वो उसको खींचता रहता है। समझ सकते हैं? तो आपने देखा कि ये वस्तु जो है पृथ्वी के सेंटर से टच नहीं है, फिर भी वो उसको क्या करती रहती है? खींचती रहती है। आपने चुंबक में देखा होगा, एक चुंबक यहाँ रखा हुआ है, एक चुंबक यहाँ रखा हुआ है, दोनों कोई जो है संपर्क में नहीं है, एक दूसरे को छुआ नहीं है, फिर भी एक दूसरे को अगर नज़दीक ले जाते हैं तो ये खींच लेता है या धक्का देता है। तो ऐसे बल ही कहलाते हैं क्षेत्र बल। ठीक है, उसके एरिया में जाने से आपको क्या करेगा? वो खींचेगा। इसके बाद है संपर्क बल। संपर्क बल यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्सेज। ये वो बल है जो बल हम क्या करते हैं? किसी वस्तु को टच करके उस पर लगाते हैं। तो संपर्क में दो वस्तुएं एक दूसरे पर समान तथा विपरीत बल आरोपित करती है। सही बात है। आप मान लीजिए कि ये बॉक्स है, ठीक, ये बॉक्स है, इस पर आप क्या कर रहे हैं? बल लगा रहे हैं। तो इसमें इसको हाथ से टच करेंगे, टच करके आप इसको धक्का देंगे तो ये आप जो बॉक्स पर धक्का दिए और इसके कारण जो ये इसका डिस्प्लेसमेंट जो है हो गया, मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह चला गया, तो ये किस बल के कारण गया? तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स के कारण गया, संपर्क बल के कारण गया। ठीक है, यदि संपर्क घर्षणहीन हो, अब जब तक फ्रिक्शन नहीं होगा तब तक आप बल नहीं लगा पाएंगे, तो घर्षणहीन हो तब संपर्क बल जो है उभयनिष्ठ पृष्ठ पर लंबवत होता है, तब आप ऐसे 90 डिग्री पर फोर्स लगा सकते हैं। ऐसे अगर घर्षण नहीं होगा तो आप ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये आपका जो है ना वो स्लिप करने की चांसेज होती है, तथा लंबवत क्रिया बल कहलाता है। और ये जो बल है जो 90 डिग्री पर आप लगाते हैं वो क्या कहलाता है? लंबवत क्रिया बल कहलाता है। दो वस्तुओं के बीच संपर्क बल जो है दो बलों से बना होता है। कितने बलों से बना होता है? दो बलों से बना होता है। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करें तो ये आपको पता होना चाहिए संपर्क बल दो बलों से बना होता है, उसमें दो कौन कौन सा है इसका भी चर्चा आपको करना है। फर्स्ट है लंब प्रतिक्रिया, ठीक है, और दूसरा है घर्षण बल। लंब प्रतिक्रिया डेट मीन्स नॉर्मल जो है उसके अकॉर्डिंग, और दूसरा है घर्षण यानी कि फ्रिक्शन, यानी कि इसको एफ से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब बल का अलग अलग पिंड या अलग अलग वस्तु के साथ हम संबंध स्थापित करने वाले हैं, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अन्य पिंड से संबंध किस चीज़ का? तो बल का। पहला क्या है? आपने डोरी से रिलेटेड कई बार घटनाएं देखा होगा। डोरी में तनाव यानी कि टेंशन तथा स्प्रिंग बल इस वर्ग में आते हैं। किस वर्ग में आएंगे भाई साहब? तो पिंड से संबंधित जो बल है उसमें आएंगे। डोरी में तनाव के संबंध में निम्नलिखित 3 बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। चलो भाई, डोरी में जो आप तनाव मतलब टेंशन, अगर ये डोरी है मान लीजिए, ठीक, और ऐसे डोरी था, अब इसमें हल दोनों साइड से अगर इसको खींचा जाएगा तो यही डोरी कैसा होगा? ऐसा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। तो ये खींचने से ऐसा हुआ, यानी कि जब पूरा टाइट कर देंगे तो इसमें टेंशन आएगा, यानी कि तनाव आएगा। तो अब डोरी से रिलेटेड जो है 3 चीज़ों को हम ध्यान से देखेंगे। पहला, यदि यह डोरी खींचने योग्य नहीं है, मतलब आप उसको खींच नहीं सकते हैं, तब डोरी से जुड़े कुछ द्रव्यमानों के त्वरण के परिणाम सदैव समान रहते हैं। जब अगर आप नहीं खींच पाएंगे तो त्वरण के जो परिणाम है, त्वरण का जो वैल्यू है वो क्या होगा? हमेशा समान होगा। दूसरा, अगर याद रखिएगा कि डोरी द्रव्यमानहीन है, मतलब डोरी में कोई वजन ही नहीं है, ठीक, तब इसमें प्रत्येक स्थान पर याद रखिएगा कि तनाव समान होता है। टेंशन जो है यानी कि जो तनाव है वो हम सभी पॉइंट पर सेम होगा। और यदि डोरी का द्रव्यमान है, अगर डोरी में कुछ न कुछ वेट है, तब विभिन्न बिंदुओं पर द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग जो है द्रव्यमान होगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर द्रव्यमान कुछ और होगा, यहाँ पर द्रव्यमान कुछ और होगा, और यहाँ पर द्रव्यमान कुछ और होगा। सबसे ज़्यादा द्रव्यमान होगा जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा वहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने देखा। अब बढ़ते हैं आगे और आगे की चीज़ों को समझेंगे। अगला क्या है कि यदि घिरनी से अगर रिलेटेड बात किया जाए
तो घिरनी में क्या होता है, ऐसा डोरी होता है, इसमें गोल चक्र लगा दिया गया होता है और इसको घुमाने से रिलेटेड कुछ क्रियाएं बच्चे या फिर जो घिरनी चलाने वाले होते हैं वो करते रहते हैं। ऐसा घिरनी आपने देखा होगा। इसको इस वाले जो आपके धागा, इसको खींच के घुमा के कुछ किया जाता है। तो यदि घिरनी तथा डोरी के बीच घर्षण है, जब तक घर्षण नहीं होगा तब तक डोरी नचेगा ही नहीं, ठीक है। तब घिरनी के दोनों ओर तनाव भिन्न होते हैं। इस साइड जो टेंशन है वो अलग होगा, इस साइड जो टेंशन है वो क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। परंतु यदि घिरनी तथा डोरी के बीच घर्षण नहीं है तब घिरनी के दोनों ओर तनाव समान होते हैं। अगर घर्षण नहीं होगा तो दोनों ओर घिरनी के जो दोनों ओर है वो टेंशन, जो तनाव है वो क्या होगा, सेम होगा। ये है बल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। अब हम लोग न्यूटन के गति के नियम को पढ़ने वाले हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन के गति के नियम के बारे में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 नियम हैं। हमने लिखा भी है कि न्यूटन के गति के 3 नियम, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए जो इस प्रकार है। अगर बात किया जाए कि न्यूटन साहब का ये तीनों नियम कहाँ पे लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा न्यूटन साहब का एक बुक है जिसका नाम है प्रिंसिपिया, ठीक है। और प्रिंसिपिया के अंदर ही उन्होंने इस तीनों नियम का क्या किया है, डिटेल में चर्चा किया हुआ है, तीनों नियम के बारे में बताया हुआ है। अब प्रथम नियम का बात करते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। प्रथम नियम, न्यूटन के गति के प्रथम नियम। न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या है? न्यूटन साहब कहते हैं प्रथम नियम में कि अगर कोई वस्तु विराम में है, ठीक है, मतलब रुका हुआ है, ठीक है, ये कोई वस्तु अगर विराम में है तो वो विराम में ही रहना चाहता है, ठीक है। कब तक विराम में रहेगा? जब तक उस पर कोई बाहरी बल काम ना करे। जैसे ये प्लेन है, समतल ज़मीन है, इस पर बल रखा हुआ है, अब ये तब तक यहाँ पर रहेगा जब तक कोई बाहरी बल इस पर काम नहीं करेगा। अब कोई लड़का आएगा, इसमें पाँव मार देगा, तो पाँव मार दिया मतलब पाँव मारने से क्या होगा, इसमें बल लगा और बल के कारण हो सकता है कि ये जो गेंद है वो यहाँ आ सकता है। तो न्यूटन साहब कहते हैं प्रथम नियम में कि कोई भी वस्तु, ठीक है, अगर विराम में है तो वो विराम में ही रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगे। और अगर कोई वस्तु गति में है, मान लीजिए कि ये वस्तु ऐसे गति में चल रही है, तो यह हमेशा गति में ही रहना चाहती है जब तक कि कोई बाहरी बल इस पर काम ना करे। अगर ये 10 के स्पीड से जा रही है ना कोई भी वस्तु, ठीक है, 10 के स्पीड से, तो ये 10 के स्पीड से ही चलती रहना चाहती है, लेकिन ये रुक जाती है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण इसको क्या करती रहती है, पृथ्वी के सेंटर की ओर खींचती रहती है। गुरुत्वाकर्षण इसको पृथ्वी के सेंटर की ओर इसके मास के अकॉर्डिंग क्या करती रहती है, खींचती रहती है। तो यही कारण है कि ये धीरे धीरे जाकर के इसका जो वेलोसिटी है वो कम होता है और ये फिर रुक जाता है। तो यही बात यहाँ पर दिया गया, हमने लिखा है कि बाहरी बल की अनुपस्थिति में, अगर कोई भी बाहर से बल न लगाया जाए उस टाइम पर, यदि कोई वस्तु स्थिर है यानी कि रुका हुआ है तो स्थिर रहती है। सही बात है, जब तक कोई बल इस पर नहीं लगाएंगे तब तक ये रुका ही रहेगा। और यदि एक समान रेखीय गति कर रही है, यानी कि एक समान अगर गति से एक ही दिशा में बढ़ रही है, तो एक समान रेखीय गति करती रहती है, वो रुकेगी कब? जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, जब तक उसको रोका न जाए, तब तक वो चलती ही रहती है, ठीक है। अर्थात जो है हम इस चीज़ों को बोल सकते हैं कि अगर फोर्स जीरो होगा, फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, तो वेलोसिटी भी जीरो होगा, और वेलोसिटी जीरो डेट मीन्स एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। तो प्रथम नियम के अकॉर्डिंग याद रखिएगा कि फोर्स अगर जीरो होगा तो वेलोसिटी भी जीरो होगा और एक्सेलरेशन भी क्या होगा भाई साहब, जीरो होगा, ठीक। नेक्स्ट, अब हम आगे बातें करते हैं प्रथम नियम के बारे में ही। याद रखिएगा उपरोक्त नियम को, यानी कि न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देख पाएँ कि जड़त्व का नियम किसने दिया, तो गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया, ठीक है। और जड़त्व के नियम को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला नियम को हम बोल सकते हैं स्थिर अवस्था के जड़त्व का नियम, यानी कि जब वस्तु रुकी हुई है उस टाइम में जड़त्व का नियम। और दूसरा है गति अवस्था के जड़त्व का नियम, यानी कि जब वस्तु क्या हो रही है, गति में है, चल रही है, उस टाइम पर गति के जड़त्व का नियम जो है, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ से आप इतना याद रखें, कभी कोई दिक्कत जो है आपको नहीं होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और न्यूटन के द्वितीय नियम को देखते हैं, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या कहता है? देखिए, मुख्य रूप से द्वितीय नियम जो है वो बल का परिभाषा देता है। किसका परिभाषा देता है? बल का। F बराबर ma, आपने सुना होगा, फोर्स बराबर मास गुने एक्सेलरेशन।
ये जो आपके फॉर्मूला है वो न्यूटन के द्वितीय नियम से आता है। और कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि न्यूटन के कौन से गति का नियम बल का परिभाषा देता है, तो द्वितीय गति का जो नियम है बल का परिभाषा देता है। यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि गति परिवर्तन आरोपित बल के परिणाम के समानुपाती होता है। सही बात है, गति में उतना ही परिवर्तन होगा जितना कि आप बल देंगे, ठीक है, तथा उस सरल रेखा की दिशा में होता है जिसमें बल आरोपित होता है। सही बात है, अगर आप देख पा रहे हैं कि कोई वस्तु यहाँ पर 10 के स्पीड से जा रही थी और अगर आप इसी दिशा में, इस वस्तु पर इसी दिशा में 12 का स्पीड और क्या कर दिए, लगा दिए, तो अब इसका जो स्पीड है ना वो हो जाएगा 22। कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो जिस दिशा में आप लगाएंगे बल उसी दिशा में वो जो है आरोपित होती है। अथवा वस्तु का त्वरण इसके त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती तथा वस्तु पर आरोपित बाह्य बल के परिणामी के सीधे समानुपाती होता है। अर्थात आप एक बात कह सकते हैं कि सिग्मा एफ जो है यानी कि नेट फोर्स जो है, फोर्स का जो योग है वो नेट फोर्स के बराबर होता है। या फिर आप सिंपली आप आसान भाषा में कह सकते हैं कि एफ बराबर एम ए, एफ बराबर यानी एम ए दैट मीन्स फोर्स बराबर मास गुने एक्सेलरेशन, फोर्स बराबर मास गुने एक्सेलरेशन। ये तीर इसीलिए लगाया गया है क्योंकि फोर्स जो है सदिश राशि है और एक्सेलरेशन भी सदिश राशि है, मास सदिश राशि नहीं है। वैसे सिंपल साधारण भाषा में आप ऐसे लिख सकते हैं, एफ बराबर एम ए, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, या फिर फोर्स बराबर मास गुने एक्सेलरेशन। ये फार्मूला यहीं से आता है। और यहाँ से इसी फार्मूला से अगर हम त्वरण निकालने की सूत्र याद करें तो एफ बराबर एम होता है। त्वरण क्या होगा, एफ बराबर क्या होगा, एम होगा। ये सूत्र जो है आप क्या करेंगे, द्वितीय नियम से याद रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट चीज़ें हम डिस्कशन करते हैं तृतीय नियम। तृतीय नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है, ठीक है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। अगर आप कोई क्रिया करते हैं तो उसके जस्ट विपरीत क्रिया के विपरीत जो है प्रतिक्रिया होती है और समान होती है। जैसे ये बेंच है, जैसे कि आप मान लीजिए ये बेंच है, इस बेंच पर जो है कोई बच्चा बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बच्चा क्या कर रहा है, इस बेंच पर नीचे की ओर मान लीजिए कि 10 न्यूटन का बल लगा रहा है। कितना न्यूटन का, 10 न्यूटन का बल नीचे की ओर लगा रहा है। तो याद रखिएगा कि ये बेंच भी इस बच्चा पर जो है ऊपर की ओर 10 न्यूटन का बल लगाता रहता है। इसका क्या मतलब है, अगर ये बच्चा बेंच पर 10 न्यूटन का बल नीचे की ओर लगा रहा है, ठीक, 10 न्यूटन का बल नीचे की ओर लगा रहा है, तो ये बेंच भी बच्चा के ऊपर जो है ऊपर की ओर 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, ठीक। अगर ये ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, बेंच टूट जाएगा। अगर बच्चा लगा रहा है 10 न्यूटन का बल और बेंच बच्चा के शरीर पर ऊपर की ओर 2 न्यूटन का बल लगाएगा तो बेंच क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। बेंच क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि बच्चा ने किया क्रिया तो बेंच ने कर दिया प्रतिक्रिया। 10 न्यूटन का बल बच्चा ने नीचे की ओर लगाया बेंच पर, तो बेंच ने 10 न्यूटन का बल ऊपर की ओर बच्चा के शरीर पर लगा दिया, जिसके कारण बेंच टूटा नहीं, बचा रहा, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। इसमें लिखा ही है प्रत्येक क्रिया बल के समान तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल होती है। सही बात है, बच्चा ने लगाया नीचे की ओर बल, बेंच ने लगा दिया ऊपर की ओर बल, बच्चा ने 10 न्यूटन लगाया, बेंच भी 10 न्यूटन लगाया, ठीक है। या अतः यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कोई 12 न्यूटन का फोर्स है तो उसके जस्ट जो है, अगर आप किसी पर 12 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो वो आपके ऊपर जस्ट -12 होना चाहिए। भाई 21 क्यों लिख दिया, ये 12 होना चाहिए। क्या होना, -12 न्यूटन का क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। इसे क्रिया प्रतिक्रिया बल परस्पर विपरीत दिशा में अलग अलग वस्तुओं पर आरोपित होते हैं। सही बात है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया बल भी कहते हैं। बेंच लगा रहा है, लड़का के ऊपर बल, लड़का लगा रहा है बेंच के ऊपर बल, इसी को कहते हैं परस्पर विपरीत दिशा में और अलग अलग वस्तुओं पर बल आरोपित होता रहता है। सही बात है, अलग अलग वस्तु पर बल आरोपित हुआ। जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो प्रतिक्रिया उस वस्तु की सतह के लंबवत आरोपित होता है। उस वस्तु के सतह के क्या होता है, लंबवत आरोपित होता है। जैसा कि हमने देखा कि बच्चा नीचे की ओर दिया बल तो बेंच जस्ट ऊपर की ओर उस पर क्या करेगा, बल लगाएगा।
तो ये है न्यूटन के गति का जो है तीसरा नियम। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अकॉर्डिंग ही आपको पता होना चाहिए कि जो जितने भी एरोप्लेन्स है वो चलते हैं, बंदूक से गोली चलाने के बाद गोली चलाने वाले व्यक्ति को झटका महसूस होता है, इसी के कारण नाव पर जो है नाव चलाने का जो कंसेप्ट है वो इसी से होता है। हम पानी को पीछे धकेलते हैं तो उस बल के कारण हमारा नाव आगे भागता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब हम लोग पढ़ेंगे संवेग, जिसको मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। ये रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है तो समझने की, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है ये। संवेग की जहाँ तक बात करें तो संवेग का जो सूत्र होता है वो मास गुने वेलोसिटी होता है। क्या होता है, किसी कण के द्रव्यमान व वेग, द्रव्यमान मतलब m और वेग मतलब v, के गुणनफल को कण का रेखीय संवेग कहते हैं। कण का रेखीय संवेग कहते हैं। तो सिंपली आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा कि p क्या है भाई साहब, p है संवेग, p है संवेग। तो संवेग बराबर सूत्र क्या होगा, मास गुने वेलोसिटी यानी कि वेग। द्रव्यमान गुने वेग को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान गुने वेग को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा। ये जो कंसेप्ट का चीज़ है वो हमने कर लिया कंप्लीट। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे इससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और LGRS स्टडी देखते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।